मार्केट में बैठे दादा बुजुर्गों को मैं दिल से सेवा जोहार करता हूं। और साथियों, गोंडवाना के भूमिका संघ में सब तमाम भूमिकाओं को मार्गदर्शन देने वाले, शिक्षा देने वाले और जिनके दरबार मात्र में जाने से, मात्र एक भभूति से कई लोगों के दुख दलदर दूर होते हैं, कई काल कंटक दूर होते हैं। ऐसे हमारे दादा धनवंतरी 750 दादा मानसिंह उनाती जी साजवा दरबार जी के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा और उनको सेवा जोहार करता हूं, क्योंकि उनका मार्गदर्शक लगातार हम पे बना रहता है। उन्हीं के हिसाब से हम अपनी गतिविधि को संचालित करते हैं। कहते हैं कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाकर अगर ज्ञान प्राप्त करता है, एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है वो अपने टीचर, अपने मास्टर के पास, अपने शिक्षक के पास अगर जाता है तो वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो हमें ज्ञान देने वाले दादा मानसिंह उनाती जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में लगातार हम युवाओं को मार्गदर्शन का काम शुरू से करते आए हैं। जब से मैं आज से 3 साल पहले मैं एक स्कूल में 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा था, अचानक मुझे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय से जुड़े और लगातार मार्गदर्शन करते करते आज आप लोगों के बीच इस मंच में मैं भाषण दे रहा हूं। ऐसे मार्गदर्शक भाई संतराम टेकाम जी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जिला संरक्षक है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे युवाओं का मुझे मार्गदर्शन मिलता है। और साथ में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में लगातार पूरे छिंदवाड़ा जिले में जो धूम मचा के रखा है, जिसके प्रमुख मार्गदर्शक गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो लगातार कॉलेजों से लेकर समाज के अंतिम छोर के पढ़ने लिखने वाला बच्चा, और साथ में कहीं भी अन्याय अत्याचार अगर होता है तो उनकी टीम दौड़कर आती है। ऐसे युवा नेतृत्व भाई गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष अतुल राजा उनके जी के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वो आज हमारे बीच में है, जो युवाओं का इस काफिला को खड़ा किया। और साथ में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़े भाई ऋषि पटेल, जो आपके इस सिंगोड़ी क्षेत्र में जहां पर भी कोई भी पुलिस वाला मैटर हो, यहाँ पर आए होंगे पुलिस के सदस्य, पुलिस के पदाधिकारी। अभी वर्तमान में चौकी प्रभारी के रूप में प्यासी सर है, और अभी शायद मुझे लगता है कि थाना प्रभारी जो राजेंद्र मस्तोले जी थे, उनकी जगह पे अब मोहन मरकाम जी है और एसडीओपी संतोष दहरिया जी हैं। वो भी वाकिफ है हमारे युवाओं की कार्यशैली से कि हम समाज के लिए जो दबे कुचले लोग हैं, जो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, उनके लिए लगातार आवाज उठाने का हम काम करते हैं। और यहाँ का वो युवा साथी मेरे साथ बैठा है, कभी भी यहाँ बैठे किसी भी लोगों के साथ अगर लगता है कहीं अगर अन्याय होता है, चाहे वो अन्याय करने वाला सरकारी अधिकारी हो या आपके क्षेत्र का कोई नेता हो या आपके क्षेत्र का, आपके गांव का, चाहे वो सरपंच, सचिव, पटवारी या कोई भी, अगर लगता है कि जबरदस्ती आपसे पैसा लूटा जा रहा है, अगर लगता है कि आपका शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे युवा जो नेतृत्व करते हैं, भाई ऋषि पटेल जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, जो अभी मेरे बीच में है। ये लगातार इधर हमारे साथ काम करते हुए आपने देखा बाबई में एक आदिवासी परिवार का मकान पे किस प्रकार कब्जा किया गया था, वहां पर पूरे नेतृत्व जिन्होंने किया भाई ऋषि पटेल, हमने जवाब दिया कि आदरणीय मनमोहन साहब भट्टी लिंगोबाजी, जिनके काम को अनुसरण हम करते हैं, जिनकी जुबान हम बोलते हैं, जिनकी राह पर हम चलते हैं, ये पूरी जनता को दिखाई दे रहा है। और ऐसे जवाब देने का काम हमने बावई में किया कि कौन समुदाय के लोग दादा भट्टी जी के जाने के बाद कमजोर नहीं हुए, उनके विचारों को, उनके क्रांतिकारी आंदोलन को याद करते हुए हमने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया कि अगर हमको कोई छेड़ेगा तो हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मेरी मातृशक्तियों, ऐसे तमाम युवा नेतृत्व यहाँ पर बैठे हुए भाई सुनील उइके, तुलसी दुर्बे है, भाई दीपक युवनाती है। लगातार हर गांव में हमने गठन किया है, हमारे पास एक पर्ची है और हम हर गांव में करते हैं कि अगर आपको जहां भी लगता है आपके साथ गलत हो रहा है, तो अन्याय अत्याचार सहन करने वाला से बड़ा कोई नहीं होता साथियों। जो अन्याय अत्याचार आपके ऊपर कर रहा है, उससे भी बड़ा गुनहगार वो होता है जो सहन कर रहा है। इसलिए कभी सहन मत करना, हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना। आपके साथ हमारे पूरे युवा साथी है, यहाँ जमुनिया, लालू पिपरिया, भूला बारे, गढ़ा, बाबई, चारण थापा, पटनिया, सगोनिया, बांका मुकासा, धादरा,
लशुआ, सालीवाड़ा, मोहली, कोलिया, भजिया, मनमानगढ़, बहरिया, बाकी लाडगा, नंदोरी और सेजवाड़ा, जो आपके सिंगुड़ी परिक्षेत्र के हर एक युवा, सैकड़ों युवा हमारे साथ जुड़े हुए। जिस दिन आपके साथ अन्याय और अत्याचार होगा, जिस दिन आपको कोई दबाने की कोशिश करेगा और आप सबके पास जाइएगा, अगर कहीं आपको मदद नहीं मिलेगी, अंतिम बार हिम्मत हारने से पहले, हिम्मत हार के घर बैठने से पहले एक बार हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। हम आपके साथ खड़े और लगातार खड़े रहेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये सूचना दे दूं, आप सब सेल्फ डिपेंड बने। भारत सरकार की सीएम हेल्पलाइन सुविधा है। मुझे लगता है कई गांव में सैनिक की पेंशन चालू नहीं हुई है, कहीं मातृशक्तियों को विधवा पेंशन नहीं मिल रही जिन्होंने अपने पति को खो दिए, कहीं किसी की बीपीएल कार्ड होनी चाहिए थी, राशन कार्ड, उसके बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, वो व्यक्ति घर में बैठा है, कोई उसकी मदद करने नहीं आता, कोई उसके पूछता नहीं। राजनीति एक जगह है और समस्या एक जगह है। जो उन समस्या का समाधान करता है, नेता बनने से पहले उसके साथ खड़े रहिए। सुख दुख में जो व्यक्ति आपके नेता बनने से पहले जो आपके साथ खड़ा है, नेता बनने के, विधायक और सांसद बनने के बाद तभी वो आपके साथ खड़ा होगा। ये उनकी पहचान है। साथियों, सीएम हेल्पलाइन, जिसमें हमारे लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या काम होता है, लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत होती है, बस, इसके अलावा कुछ पता नहीं। 181 जो आपका नंबर है, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये काम को जनसंपर्क विभाग को करना चाहिए, जिसके नाम पे इतना फंड आता है, लेकिन जनसंपर्क विभाग नेताओं को प्रचार प्रसार में ही व्यस्त है, लेकिन वो मेन काम नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारी शासकीय योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो आप सीएम हेल्पलाइन में कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई आपको आके बताने वाला नहीं है। नेता अपने घर का नेता, अपने क्षेत्र का नेता है, लेकिन जब समस्याएं आती है तो ये व्यक्ति प्रताड़ित होकर घर में बैठे रहते हैं, कई बार बोल नहीं पाते। अगर कोई भी योजना अगर आपको जानना है, सीएम हेल्पलाइन में कॉल करें। मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, चालू नक्शा की प्रतिलिपि के लिए आवेदन और खतौनी प्रतिलिपि के लिए और अपने मांग को दर्ज कराने के लिए, ये बहुत सारे काम के लिए सीएम हेल्पलाइन काम करता है। हम उसका कभी यूज नहीं करते। हमें इसका उपयोगिता जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेल्फ डिपेंड और आत्मनिर्भर हमें खुद बनना पड़ेगा। टीवी में, न्यूज में आत्मनिर्भर का नाम सुना है, वो वहीं तक सीमित है। यहाँ जनता आत्मनिर्भर है या नहीं, लोगों को इस चीज की बिल्कुल जानकारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे युवा यहाँ पर बैठे हैं जिनको कहा गया था कि आपको एमएसएमई जो मुद्रा लोन के अंतर्गत बिना गारंटी के आपको 1 लाख लोन मिलेगा। कितने लोगों को 1 लाख लोन मिला? हाँ, तो गाँव में बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है, लाखों रुपए आवंटित होते हैं। जो युवा स्वरोजगार व्यापार से जुड़ने के लिए आगे आता है, अपने भविष्य में कुछ करने के लिए आता है, योजनाएं सिर्फ टीवी, न्यूज और पत्रिकाओं तक सीमित है। अगर आपको उनका फायदा लेना है तो एक हो जाए, हम मिलकर आवाज उठाएंगे। अगर माननीय सीएम के द्वारा कहा गया, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अगर कहा गया है, तो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यहाँ लागू होना चाहिए। और लागू करवाने के लिए हम उनको जवाब जरूर देंगे। और उसके लिए तमाम जो मुद्रा लोन है और बहुत सारे विभाग बने हैं, उनके जो फायदे हैं उनको जानने के लिए आप युवाओं से जुड़े। ऐसे युवा, ऐसे गुणवान स्टूडेंट यूनियन जो कि पढ़ाई के साथ साथ इन तमाम प्रकार की योजनाएं के लिए काम करता है। अब बात आती है मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग की 51 से ज्यादा योजनाएं चल रही है। आपको ये जानकारी देनी होगी कि कौन कौन सी योजना का आपको फायदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये चीजें जनसंपर्क विभाग का था कि गांव गांव में जाके उन योजनाओं का फायदा ये गांव वाले ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसकी खबर उनको रखना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है, जनजाति कार्य विभाग भी गांव के वो आदिवासी जो अति पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ विभाग के नाम पे लूट मची है। बड़े बड़े नेता, पत्रकार जाके जनजाति विभाग को ब्लैकमेल करके उनसे मोटी रकम वसूलते हैं कि तुमने इस योजना का पैसा खाया है, ऊपर से पैसा लेकर रख लेते और ये जनता देखती रह जाती है। यही हो रहा है। जो योजना का फायदा कहीं देखते हैं, पाइपलाइन डली है, योजना में लिखा हुआ है कि लोहे की पाइपलाइन यहाँ पर से डलेगी, और हम जब देखते हैं तो प्लास्टिक वाली पाइपलाइन वहाँ पर डली रहती है। और वो बात हमारे क्षेत्र का नेता देख लेता है या पत्रकार देख लेता है कई बार, तो वो क्या करता है, बोले पाइपलाइन गलत डाली है, चुपचाप जाके ठेकेदार और जो वहाँ काम कर रहा है उसको बोलता है कि तुमने ये गैर कानूनी काम करे हो, इसमें लिखा हुआ है कि ये फलाना फलाना लोहे की पाइपलाइन डलेगी, तुम यहाँ प्लास्टिक की डाल रहे हो। बोलता भैया चुप रहे, ये ले 5 हाथ पकड़ बैठ गए। और वो जनता जाते लेने, उसने 5 हाथ लिया, जेब में रखा,
बस बंद, और वो जनता उसी पाइपलाइन, छोटी पाइपलाइन से पानी पीने के लिए मजबूर हो जाती है। ये भ्रष्टाचार हो रहा है। पावती के नाम पे हमने देखा तहसीलदार कार्यालय जब हमारे लोग जाते हैं, जो सीमांकन का काम पटवारी को निःशुल्क करना चाहिए, पावती वगैरह जो मिनिमम जो पैसा लगता है उतना लेना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, लगातार वसूली 10,000 15,000 देने के बाद कई बार पैसा देके कई काम नहीं हुआ। तहसील कार्यालय में जाते हैं, तहसीलदार के पास आप जाइए, एसडीएम के पास जाइए, जिस जमीन में नाम नहीं चलना चाहिए तो अवैध रहती है, वो क्या करते हैं, एसडीएम और तहसीलदार का जो आईडी है उनके नीचे का टाइपराइटर पूरा सेटअप करके फर्जी कई जमीन को चढ़ा दिया। हमने कई रिकॉर्ड निकाले जिसमें पता चला कि जो अवैध रूप से थी उसमें जबरदस्ती नाम चढ़ा के टाइपराइटर ने कर दिया, ऊपर तहसीलदार और एसडीएम को पता ही नहीं है। कई ऐसे झोल जमे हुए हैं। दो प्रकार की सिग्नेचर होती है जो उनको करना चाहिए, एक होती है डिजिटल, एक होती है ऑफलाइन। ऑफलाइन सिग्नेचर के हजारों रुपए वसूल किए जाते हैं, 15,000 20,000 50,000 रुपए, और वहीं जब डिजिटल सिग्नेचर होती है उसमें पैसा बहुत मिनिमम लगता है, 100-200 रुपए लगता है। डिजिटल सिग्नेचर करना चाहिए, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में क्या हो रहा है आपको पता है, यहाँ के जो अधिकारी है, चाहे वो एसडीएम हो तहसीलदार हो, हमने कई जगह देखे ऑफलाइन सिग्नेचर करते हैं, मोटी रकम लेते हैं, जबकि वहाँ डिजिटल करना था। इन लोगों को कम पैसे में पूरी योजनाएं का या पूरा उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। कौन आवाज उठा नहीं, किसी को अगर सच्चाई पता चली वहां पर जाता है, बोले तुम ये गलत कर रहे हो, तो बोलता है ये ले 50,000 पकड़, चुप बैठ जाए। कब तक चलेगा ये, कब तक लुटेगी छिंदवाड़ा की जनता? वो कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर शासन प्रशासन ने कोई नियम और गाइडलाइन बनाई है, कोई योजना बनाई है, तो सबको फायदा उसका मिलना चाहिए। अगर ऐसे भ्रष्टाचार वहां होते रहे तो फिर क्या होगा? जमीन में हमने देखा कई आदिवासियों की जमीन छीन गई, लोगों ने कब्जा कर लिया, वो घूम रहा है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। तो क्या हो रहा है? छिंदवाड़ा में हमने देखा किसी का अगर पति खत्म हो गया तो उसकी पत्नी को कई भूमाफिया भाई बन के बहन बन के उसकी जमीन को कम पैसे में रजिस्ट्री करवा लेता है, पूरा रजिस्ट्री हो गया, और बाद में बोलता है, जब वो महिला पैसा मांगती कि भैया 50 लाख की जमीन थी, 10 ही लाख दिए और रजिस्ट्री करवा लिए, अब 40 लाख कब दोगे? बोले वक्त तुम कौन, रजिस्ट्री हो गई ना, तू कौन, तूने तो लिखी ना उसमें कि पूरा पैसा पटा है, तब मैंने साइन करी। कई लोग भटक रहे बेचारे, भूमाफियाओं का राज चल रहा है। जो जमीन इन गरीबों को, जो प्लाट छिंदवाड़ा में 50,000 60,000 रुपए मिलना चाहिए था, आज उस प्लाट को इस भ्रष्टाचार के चक्कर में 10-10 लाख 15-15 लाख में लेना पड़ रहा है। ये भ्रष्टाचारी सर पे चढ़ के बोल रही जमीन की इसकी। तो साथियों, मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं कि आप भ्रष्टाचार बहुत हुआ, युवाओं को बढ़ावा दो, पढ़े लिखे लोगों को दो, हवे में बात करने वाले लोगों को पहचानो। हमें जमीन में काम करना है। हम जमीन में, कई सियाने यहाँ पर बैठे होंगे जिनकी 60 साल से ज्यादा उम्र है, एक बार सर्वे करा होगा हमें, कितने 60 साल की उम्र है, उनको कितने पेंशन मिल रही है? कौन दिलाएगा वृद्धा पेंशन उनको? घर वाले शिक्षित नहीं, कौन दिलाएगा? कौन है जनपद भैया, कौन है जिला पंचायत? बनने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, कई बन के बैठे हैं, उनकी समस्या पे कौन ध्यान देगा? ये जनता वोट दे रही है इसलिए कि आपकी छोटी छोटी जो समस्या है, छोटी छोटी जो मुसीबतें, उनका समाधान हो, इसलिए आपको जनपद जिला पंचायत बना के ऊपर पहुंचाते कि आप इनका प्रतिनिधित्व करो। लेकिन कहाँ है? सिर्फ नेता बन के बैठने का काम कर रहे हैं। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। जो काम करेगा उसको जिताने का, और जो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाएगा, ऐसे लोग बाहर भगाओ। बहुत चल गई बीजेपी, बहुत चल गई कांग्रेस, बहुत चल गई बहुत सारी पार्टियां। अब ऐसे हमें इन पार्टियों को देख के वोट नहीं देना है। पार्टियां कोई भी हो, पार्टियों को देख के वोट नहीं देना है। जो बंदा हमारे क्षेत्र में खड़ा उसको देख के वोट देना है। क्यों? पार्टी काम नहीं करने वाली। जो आपके क्षेत्र में जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जो आपके घर में मुसीबत में आपके साथ खड़ा है, हॉस्पिटल में आपके साथ दिक्कत हो तो वहां पहुंच जाता है, थाने में दिक्कत हो तो वहां पहुंच जाता है, कोई अधिकारी उसको शोधन करे तो वहां पहुंच जाता है। जो व्यक्ति काम करता है, जो सुख दुख में खड़े रहता है, ऐसे व्यक्ति को वोट दे। पार्टी बात का मायना है, पहले कर्मठ और ऐसे जुझारू लीडर को चुनना है, डीलर को नहीं चुनना। ये आपकी पहचान है।
साथियों, हम यही बताना चाहते हैं, अब मध्य प्रदेश शासन की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिनका फायदा देना चाहिए, लेकिन हम तक इनका फायदा नहीं मिलता। ये चीज हमने देखा कि अंतरजातीय विवाह, यहाँ भूमिका बैठे हुए, मैं आपको बता दूं कि आदिवासी की बच्ची से जो विवाह करता है उसको बड़ी बड़ी रकम देते हैं अंतरजातीय विवाह। ये हमारे लिए नुकसान है। ये योजना चल रहा है ना शासन प्रशासन, एक तरफ ये आदिवासियों के संरक्षण के लिए बड़े बड़े बजट जारी करते हैं और कहते हैं कि आदिवासियों के धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए इतना बजट, उसका प्रचार के लिए बजट, हर चीज के लिए बजट। भैया अंतरजातीय विवाह आदिवासी क्यों नहीं करता? ये उन तमाम लोगों को जवाब है। आदिवासी जो समुदाय है, आदिवासी वो तभी कहलाता है। एक आदिवासी की पहचान का परिभाषा क्या है? क्या है आदिवासी? आदिवासी में बहुत सारे समुदाय हैं, जैसे मैं गौंड समुदाय से हूँ। क्या है पहचान उस गौंड की, आदिवासी की? उसकी पहचान, उसकी परिभाषा क्या है? उसकी परिभाषा, जितनी यहाँ माता बहन बैठी है, एक आदिवासी है तो अपनी संस्कृति को मानता है। जो आदिवासी है अपने रीति रिवाज, नए दस्तूर और अपने संस्कृति के तीज त्योहार के मानता, ना कि दूसरे संस्कृति के। अपने देव धामियों के सामने बैठता, जैसे आज फड़ा पैन प्रतिमा स्थापना था, हमारे दादा सभी बैठे हैं, भूमिका पंडा अपनी संस्कृति को मानता है, वो है आदिवासी। और उसी आधार पर आदिवासी को इतनी सारी सुविधाएं दी गई है। अगर जो आदिवासी अपनी संस्कृति रीति रिवाज को नहीं मानता, मैं तो बोलता हूँ ऐसे आदिवासियों को आदिवासी होने का संपूर्ण लाभ से वंचित करें। उनका स्थायी जाति प्रमाण पत्र तुरंत रद्द करना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों की पहचान उनकी संस्कृति है, उनकी बोली भाषा, उनकी पहचान है। और उस पहचान को जिसने खत्म कर दिया, वो आदिवासी कहलाने का अधिकार नहीं है, वो हक नहीं रखता। और आदिवासियों में अपने ही समुदाय से अपनी गोत्र व्यवस्था के हिसाब से शादी होती है। 6 देव और 7 देव वाले शादी करते हैं, सम और विषम देव वाले करते हैं। जो समुदाय अपने ही समुदाय में शादी करता है, अपनी नस्ल को प्योर बना के रखा है, जिसे हम कहते हैं इंडिजिनस। 2 प्रकार के मक्के होते हैं, एक हाइब्रिड और एक देसी होता है ना। हाइब्रिड मक्का महंगा मिलता है, लेकिन देसी मक्का आपको पता है, तो जो देसी मक्का है उसको एग्रीकल्चर की भाषा में जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे उनको पता होगा, उसको कहते हैं इंडिजिनस। मतलब एक वो मक्का जो देसी है और एक वो मक्का मिक्स ब्रीड है। तो जो आदिवासी जो लोग है ना, उनको इंडिजिनस कहा जाता है। जैसा देसी मक्का को इंडिजिनस ब्रीड हम कहेंगे, वैसे जो आदिवासी लोग हैं उनको इंडिजिनस कहते हैं। कौन कहते हैं? ये कहती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार जैसे कई देश जिस संगठन का समूह है वो यूएनओ ये कहता है कि इंडिजिनस नस्ल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नस्ल प्योर हो, तो ये आदिवासी है, इनकी प्योर नस्ल है। ये कभी अंतरजातीय विवाह छोड़ो, दूसरे समुदाय में शादी नहीं करते, अपने ही समुदाय में शादी करके अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं, मजबूत करते हैं और अपने पुरखों के रीति रिवाज को मानते हैं। रीति रिवाज वही रूढ़ी प्रथा। अब बात आती है रूढ़ी प्रथा क्या है? भाई साहब, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला जो व्यक्ति है उसकी अपनी रूढ़ी प्रथा होती है, हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की अपनी रूढ़ी प्रथा है, और जो व्यक्ति मुसलमान होता है उसकी अपनी रूढ़ी प्रथा है। हर किसी की रूढ़ी प्रथा है, लेकिन उन तमाम धर्म के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके धर्म में जो रूढ़ी प्रथा है और आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा में क्या अंतर है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर भारत सरकार कहती है कि रूढ़ी प्रथा को मानने का अधिकार है, सभी धर्म की है, लेकिन आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा और बाकियों की रूढ़ी प्रथा में यह अंतर है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को 5वीं अनुसूची में दिया हुआ 13(3) का खा, आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। आदिवासियों को जो रूढ़ी प्रथा है वो उसको विधि का बल प्राप्त है, बाकी की रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त नहीं है। हम 5वीं अनुसूची में रहने वाले लोग इस चीज को मानते हैं। हमारी संस्कृति में हमें स्वशासन का अधिकार दिया गया है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र है उसमें 100% आरक्षण है। कितना परसेंट? जोर से बोलो। आदिवासियों को 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कितना परसेंट आरक्षण है? 100%। जोर से बोलो, कितना परसेंट? 100% आरक्षण। हमारे लोगों को पता ही नहीं है। हम 8% आरक्षण ध्यान दे रहे हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 100% आरक्षण, मतलब एक कलेक्टर से लेकर एक चौकीदार भी आदिवासी बनेगा। ये 5th शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूचित क्षेत्र। और आपको पता है छिंदवाड़ा में कौन कौन से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है? कितने को पता है? अगर नहीं पता तो आप बहुत पीछे हो। अपने बारे में आप नहीं जानते, आप दूसरों के बारे में जान रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र छिंदवाड़ा में है। तामिल जमुना क्षेत्र, हर्रई क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। बिछुआ क्षेत्र और
कानूनों भी 5वीं अनुसूची में आता है, वो क्षेत्र खत्म किया जा रहा है। अगर वो क्षेत्र खत्म हुआ तो आपको जहां 100% आरक्षण मिलना चाहिए था, वो क्षेत्र खत्म हुआ तो आपका 100% आरक्षण भी वहां पर खत्म हो जाता है। और शासन क्या कर रही है, वही खत्म कर रही है। वही संगम 1 संगम 2 नाम से बांध बनाकर जहां पर आपको 100% आरक्षण, जहां के आप मालिक हो, जहां के नियम कानून आप स्वयं बना सकते हो, जहां की शासन व्यवस्था आप स्वयं संचालित करना चाहिए, वहां पर ये बांध बना के पूरे लोगों को वहां से भगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे 5वीं अनुसूची खत्म हो रही है, हमारे लोगों को पता नहीं है। हम हमारी संस्कृति में शादी करते हैं, इस अंतरजातीय विवाह को आदिवासी नहीं मानता। इसलिए मैं मध्य प्रदेश शासन से यही कहूंगा कि आदिवासी की संस्कृति संरक्षण करने का काम कम और खत्म करने का काम ज्यादा कर रहे हैं, ये हम नहीं सहेंगे। आदिवासियों के नाम पे 35 लाख रुपए जो यहाँ पर था देवस्थान के निर्माण के लिए, जो इस गांव के जो युवा लोगों ने आपने चंदा किए ना बर्दों के लिए, चंदा किए, शासन से आपको पैसा मिला क्या उसके लिए? मिला क्या? जोर से बोलो। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपको पता है? बर्दियों की आप चंदा कर, शासन से पैसा आया था भैया, लाखों करोड़ों रुपए आवंटित होता है सांस्कृतिक स्थल को बनाने के लिए, उसका संरक्षण के लिए। वो पैसा वो 15 नवंबर को भोपाल में बिरसा मुंडा जयंती में एक ही दिन में पूरे करोड़ों रुपए उड़ा दिए मुख्यमंत्री जी ने। और यहाँ पर हमको चंदा लेके चंदा वसूल करके बर्दियों बनाना पड़ रहा है। आपका पैसा उड़ा दे रहे हैं और आप लोगों को पता ही नहीं है। सचू सरपंच को बोलिए कि भाई हमें उपलब्ध कराएं। कैसे नहीं खरीदते हैं कि भाई मेरे को फॉर्म ले जाओ, आरटीआई फॉर्म। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सचू सरपंच या कोई भी अधिकारी हो, उनसे जवाब मांगो, वो नहीं देंगे, प्रथम अधिकारी अपील करेंगे। हमें नियम कानून पता है। एक आरटीआई के लिए चाहे सचू हो, सरपंच हो, ग्राम पंचायत में आप सिर्फ आरटीआई का नाम ले लेना कि मैं आरटीआई लगा रहा हूं, उतने में अकल ठिकाने में जाती है सबकी। ये हमारे अधिकार है, ये पता होना चाहिए। कब पता होगा? जब ऐसे लोगों से आप जुड़ोगे। भाई जीना है यार, आर्टिकल 21 जीने का हमें अधिकार है, कुछ मानव के अधिकार है, वो आपको पता रहनी चाहिए। अब दूसरी चीज ये है अत्याचार निवारण योजना। गैर अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति द्वारा अगर आदिवासियों को कोई व्यक्ति गाली बकता है, उनकी जमीन में अगर कब्जा करता है या उनके सामने ढोल अगर कचरा फेंकता है, तो ऐसे 15 नियम बनाए गए। 15 कितने? 15 नियम। उन 15 नियम का कोई व्यक्ति अगर उल्लंघन करता है, आदिवासी उन 15 नियम के अंदर आते हैं, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उनके ऊपर तुरंत एट्रोसिटी एक्ट 1989 मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तुरंत लागू होता है। ऐसे व्यक्ति पर तुरंत एफआईआर होती है। इसलिए आपको कोई गाली नहीं दे सकता, आपको कोई मार नहीं सकता, आपकी जमीन में भी कोई कब्जा नहीं कर सकता, आपके घर के सामने कोई द्वेषपूर्ण अगर कचरा फेंकता है तो भी उसके ऊपर ये एफआईआर होती है। अगर कोई थानेदार आपके एफआईआर लिखने से मना करता है तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें। या हमसे संपर्क नहीं करते तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करें और सीधे जाकर उसके कार्यालय में आवेदन दे, तुरंत एफआईआर लिखना पड़ेगा। ये आपके अधिकार है और पता होनी चाहिए। डर के रहते हैं हमारे युवाओं को, कोई भी रोड में मार देते हैं। अरे यार आप आदिवासी हो, आदिवासियों को रियल ऑनर ऑफ इंडिया, आदिवासियों को इस देश का मालिक कहा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मार्कंडे कटजू के कई जजमेंट आए, सुधा मिश्रा के भी बहुत सारे जजमेंट है, समता जजमेंट आप पढ़ो इसके, और इनके बहुत सारे जजमेंट है जिसमें आदिवासियों को मालिक कहा गया। और इस देश के मालिकों को कोई भी लाते जूते से रोड में मारता है, कैसे सहन कर रहे हो? आपको अपने हक अधिकार पता नहीं, इसलिए आप लाते जूते खा रहे हो, इसलिए आपकी जमीन छिन रही। अगर पता रहता तो कोई नहीं छीनता। इसलिए शिक्षित बनो और इसका फायदा उठाने के कागज में बनाए रहेगा। अगली चीज है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है। यहाँ कितने बच्चे जो विदेश पढ़ने के लिए गए भैया? आपके गांव से कोई गए हैं? नहीं गए ना? ये योजना आई है, पता आपको पता ही नहीं होगा। आपके बच्चों को विदेश में पढ़वाने के लिए योजना कभी लागू हुई है? काहे नहीं हुई? चाहते ही नहीं सरकार, या आपके जनप्रतिनिधि कभी सोचते ही नहीं। ये नेता नागरिक कच्छ दूसरे में उलझे रहते हैं, इन चीजों में कभी बात नहीं करते। क्या बात नहीं करते? क्योंकि ये जनता अमीर बन जाएगी, ये बच्चे विदेश में पढ़ लेंगे तो ये बहुत अमीर बन जाएंगे। तो योजना क्या कहती है? योजना का नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति देती है सरकार। कितने तक छात्रवृत्ति मिली भैया? स्कॉलरशिप मिली का? कहे नहीं मिल रही? क्योंकि आपको पता नहीं। अब कब पता चलेगा? अरे जब बैठेंगे, जब जुड़ेंगे, जब ऐसे लोग साथ रहेंगे तो पता चलेगा। नहीं तो हवा में ही उड़ेंगे। ऊपर से चल रहा है गुणमाना, जा रहा है गुणमाना, आ रहा है गुणमाना।
गुणवाना लाने के लिए दादा भट्टी जी के मिशन को हम पूरा कर रहे हैं और लगातार कितने कागज बोलना पड़े, कितने जजमेंट बोलना पड़े, कितना आंदोलन करना पड़े और देवराव जैसे बंदों को कितनी बार जेल जाना पड़े, दादा निर्माण का भट्टी हो रहा है मतदान के सपनों को पूरा करने के लिए। आपको विदेश जाने के लिए यहाँ पर क्या मिलता है? शोध उपाधि अध्ययन हेतु संबंधित परीक्षा 60% अंक आने पे 50% के साथ द्वितीय श्रेणी अनुसूचित जाति संबंधित अनुभव। ये देखिए आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप इसमें प्रोवाइड कर रही सरकार। ये हमको नॉलेज नहीं है साथी, इसलिए हमारे बच्चे कहाँ नहीं जाते हैं? विदेश पढ़ने के लिए नहीं जाते। और वो नेता नगरी, जितने भी नेता नगरी है ना, नेता नगरी के बच्चे, इनके बच्चे सब विदेश में पढ़े हैं और ये आंदोलन हमारे हाथ करवाते हैं हमारे बच्चे के हाथ। जितने नेता हैं, कभी कोई नेता के बच्चे को देखा है आपने? कोई विधायक का बच्चा, कोई सांसद का बच्चा, कोई मुख्यमंत्री का बच्चा कि आपके साथ जाकर दिल्ली और भोपाल में आंदोलन कर रहा हो? नहीं, वो लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, दूसरे बच्चे कहते जा रहे आंदोलन करो। ये हो रहा है, ऐसे लोगों को नहीं चुनना है। अगला ये है कि ये देखिए अब बहुत सारे लोगों को पट्टा नहीं मिला है। यहाँ पर कई पट्टे के लिए भटक रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वन भूमि में पट्टे के लिए भटक रहे होंगे, उनको पता ही नहीं है पट्टा कैसे मिलेगा। घूम ही रहा है वो, वहाँ कहीं वो छिंदवाड़ा जा रहा है, इधर जा रहा है, वो नेता मिल रहा है, पट्टे नहीं मिलता। भैया कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? अरे मोबाइल में वन मित्र नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वेबसाइट में जाओ, उसमें 2 प्रकार से आप पट्टा के लिए आवेदन कर सकते हो। एक सामूहिक दावा, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर दावा प्रस्तुत करो, और एक होता व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना। पढ़ो, ये आदिवासियों को पट्टा दे रही है सरकार वन भूमि में, और हमारे लोग भटक रहे हैं और सरकार कह रही है हमसे पट्टा ले जाओ, और हमारे लोग बोल रहे हैं पट्टा नहीं मिल रहा। ये गैप देखो क्यों है। इसका नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों का मान्यता अधिनियम 2006 के तहत काबिज वन भूमि के उपयोग के अधिकारों को मान्यता दिया जाए। इसमें कह रहा है कि पट्टा ले, इसमें लिखा है लाभ प्राप्त करने की शर्तें क्या है। अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए 2005 के पूर्व पहले से 31 मतलब 2007 की स्थिति में वन भूमि पर काबिज होने पर वन अधिकार हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी, और अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए 2005 के पूर्व 3 पीढ़ी के वन भूमि काबिज होने पर वन अधिकार का हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी। ये दे कितने को मिल रहा है भैया? वो वन भूमि वाले वो आते हैं और लगा देते हैं ऐसा कब्जा करने को, बोले इतने अंदर नहीं आने को, तो बाहर रहो। अरे भैया हम इतने समय से कर रहे हैं, जब इनके संविधान और जब वन अधिकार नहीं बने थे ना, उससे पहले से कब्जा कर रहे हैं ये लोग, लेकिन आज भी अन्याय और अत्याचार का शोषण का शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे नेता को चुन रहे हैं जो आपका भला करते ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है आपके बारे में। ये योजना सब कागजों में पड़ी हुई है। ये देखो ये आया है अनुसूचित जनजाति बस्तियों का विकास। अगर आदिवासी क्षेत्रों में बस्तियों में क्या क्या चीज होनी चाहिए, ये चीज के बोल रहा है सरकार का। इसमें बताया है कि आपके जनपद पेयजल व्यवस्था, आंतरिक बहुत नाली, सार्वजनिक शौचालय और हॉस्पिटल, बहुत सारी सुविधा होनी चाहिए। लेकिन है क्या यहाँ पर? अगर कोई बीमार पड़ जाता, कोई है टेम्परेरी हॉस्पिटल है यहाँ पर इस पंचायत में? क्यों नहीं है? आपको पता हो? अरे बहुत सारे, कितनी बताऊं, ये देखो राहत योजना है अशासकीय। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल में कितने आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं? अरे कोई भी समाज के बच्चे बताओ, यहाँ पर तो कोई है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा हो? केंद्रीय विद्यालय वाले हैं यहाँ पर? कोई एक भी नहीं है। अच्छा, वो कोडार इंटरनेशनल जो स्कूल खुला है जहाँ बड़े अमीरों को बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ वाले हैं कोई? इन स्कूलों में उन बच्चों को बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, और इसमें लिखा हुआ है अशासकीय संस्थाओं को अनुदान संबंधित, मतलब आपके जो बच्चे हैं उनको, जो गरीब है वो इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाके फायदा ले सकते हैं। उसके लिए भी सरकार के कलेक्टर के पास एक आवेदन देना पड़ता है, उसमें हम उनके अंतर्गत इन बड़े स्कूलों में अपने गरीब बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं। पूरी राशि वो पेड करेंगे। हमारे बच्चे भी इन अमीर जो बच्चे हैं, अमीर बाप के औलाद, उन बच्चों के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसे अधिकार हमारे पास। लेकिन क्यों भैया? और ये देखो आदिवासियों के नाम पे छिंदवाड़ा में इतने बड़े बड़े एनजीओ चल रहे हैं जिनको हर महीने लाखों रुपए फंड मिलता है, और वो ये दर्शाते हैं कि हमने आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा करे, ये करे, वो करे। एनजीओ, वो एनजीओ पूरा शोषण कर रहे हैं। आपने इस कार्यक्रम को करने के लिए चंदा वसूल करे होंगे ना, वो एनजीओ पता है सिर्फ 2 टी शर्ट बांटते हैं, कितने की? 5000 रुपए की, और क्या लिखवाते हैं कि हमने 50,000 के टी शर्ट बांटे और 1 लाख रुपए एनजीओ डोनेशन लेता है। बांटा कितने की? 5000 की, और लिया कितना? 1 लाख रुपए, 95,000 रुपए जेब में। ये एनजीओ का काम है, और सरकार भी ऐसे एनजीओ को फंडिंग कर रही है, और आदिवासी जनजाति विभाग भी कर रहा है।
यहाँ पर से कितने लोग हैं जिनका एनजीओ भी है किसी का एनजीओ? हाथ उठाओ अगर किसी को तो नहीं है। ऊपरी विकास हो रहा, 100 से ज्यादा एनजीओ चल रहे हैं आपके नाम पे। वो एनजीओ जो ये कह रहे हैं कि हम आदिवासियों को करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं आदिवासियों के ऊपर, लेकिन यहाँ के लोगों के पास एक भी एनजीओ नहीं है, नहीं कोई एनजीओ ने आके तुम्हारे लिए काम करा। ये कागजों में मतलब आदिवासियों के नाम पे करोड़ों रुपए ऊपर उड़ रहा है, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं रहा। अब कौन करेगा भैया इसके लिए? सरकार पैसे दे रही है, डोनेट कर रहे हैं जो सरकारी अधिकारी जो लोग होते हैं, वो अपनी सैलरी का टैक्स या तो गवर्नमेंट को दे या तो उस टैक्स को एनजीओ को पे करना पड़ता है। वो एनजीओ को देते हैं और एनजीओ दर्शाता इतना है और पूरा जेल में भरता है। अब ये होता ही जा रहा है। ये देखो उसका संस्थानों में बताया था मैंने, कोचिंग की सुविधा है मेरे पास, तो ये पूर्व पड़ा है। ये देखो ये 52 योजनाएं हैं भैया और इतनी फायदेमंद है, और आप लोगों को किसी को पता नहीं होगी आदिवासियों को। क्यों नहीं है पता? आप खोलो जनजाति विभाग का पोर्टल बना हुआ है एमपी टास्क, या फिर आप सीधा लोक सेवा केंद्र की जो वेबसाइट है उसमें जाओ और उसमें योजना का प्रिंट में जाओ, पूरा डाउनलोड करो, पूरा पढ़ लो और देखो कि आपके लायक क्या क्या योजना है। यूपीएससी कोचिंग पढ़ाने के लिए भी निःशुल्क सरकार पैसे दे रही है, जनजाति कार्य विभाग पैसे दे रही है, लेकिन पढ़ पा रहे हैं क्या? अरे पूरा भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लूट मची है, आपके नाम का पैसा ऊपर ही उड़ रहा है और ये तब तक उड़ता रहेगा। इसलिए आपकी हालत ऐसी किस लिए? आपकी वजह से नहीं है। ऐसी हालत आपकी जो है जनजाति कार्य विभाग और फर्जी नेताओं की वजह से आपकी हालत है। नहीं तो आपके बच्चे भी, आपके गांव के बच्चे भी एसपी होते, आपके बच्चे भी कलेक्टर होते, आपके गांव के बच्चे भी कहीं के टीआई होते, आपके गांव के बच्चे भी ये बड़े बड़े मंत्री संतरी के सचिव होते, लेकिन आपके बच्चे इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आपके नाम का जो करोड़ों रुपए आता है वो ऊपर ही गटक ले रहे हैं। मेरे साथियों, आप लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे हो। आखिर कब तक चलेगा? मैं बोलता हूँ, ये देखो मेरे पास तो भरे पड़े हैं पूरे, क्या बताऊं। और ये देखो डेली आता हॉस्टल के अधीक्षक आए मेरे पास, ये देखो उनने बोले भैया हम हॉस्टल के अधीक्षक है छात्रावास के, हमारे यहाँ कई लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। वो समस्या के लिए किसके पास आते हैं? हम नेता है का? नेता नहीं है। सतपुरा लॉ कॉलेज में पढ़ता हूँ, 4th सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, 3rd ईयर रनिंग में पढ़ाई कर रहा है। वो पढ़ाई करते करते समाज का भी हमने अध्ययन किया। दादा मानसिंह उनाती जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, संस्कृति, समाज, इतिहास, राजनीति सबके बारे में पढ़ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते हमसे मदद लेने के लिए, चाहे वो हॉस्टल के अधीक्षक हो, टीचर हो, ये हमारे गरीब भाई बहन सब हमारे पास आ रहे। क्यों? और यही बच्चे, यही युवा जो आज ऐसा काम करते करते जिस दिन नेता बनेंगे ना, उस दिन पूरी राजनीति की डेफिनेशन हम चेंज कर देंगे। तो साथियों, मैं यही सब जानकारी देने के लिए आया था। मैं भाषण कम देता हूँ, रात 2 बज गए रात के, और इतना कुछ जिन लोगों ने सुना बहुत बहुत धन्यवाद। जनजाति कार्य विभाग की पूरी योजनाएं को आप जाने, और कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो भैया सबसे मदद ले। सबसे पहले मदद लेने के लिए उन लोगों के पास जाएं जो वर्तमान में आपके जनपद है, जिला पंचायत है, उनके पास जाएं जो विधायक हैं, उनके पास जाएं जो सांसद हैं। अगर ये विधायक, जनपद, ये सब आपकी समस्या को ना सुने तो लास्ट में हम पढ़ने लिखने वाले लड़के के पास आने में जरूर समाधान करेंगे, इतनी आपकी गारंटी देते हैं। तो साथियों, इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा और आपने मुझे सुना, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संगीत के माध्यम से जगाने वाले दादा रामस्वरूप जी को भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि लगातार हर जगह जाकर वो हमें इतनी सम्मान देते हैं। कई लोग तो हमारा नाम ले